नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यार से परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो जो हमारा विशेषण का टॉपिक था वो कल समाप्त हो गया था और आज हम पढ़ेंगे क्रिया। आज क्रिया के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्रिया को शुरू करते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? रचना कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। देखते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा कृदंत क्रिया, छठवा सहायक क्रिया, सातवा है सामान्य क्रिया और आठवा है सजातीय क्रिया। ठीक है, ये किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 8 भेद। ठीक है, और जो संयुक्त क्रिया के आधार पर भी क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। संयुक्त क्रिया के आधार पर कितने होते हैं? 5। ठीक है, जो दोनों को मिलाकर प्रयोग के आधार पर 8 हुए और इन्हीं में से जो 5 हैं जो किसके आधार पर है? संयुक्त क्रिया के आधार पर। ये वाले 5 जैसे पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा कृदंत क्रिया। ये किसके आधार पर है? संरचना के आधार पर। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा। क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है? कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। ठीक है, कार्य का होना बताते हैं। अथवा जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है। धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, धातु क्या है? वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है, जो पहला रूप जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं और उसमें जब ना जोड़ दिया जाता है तो वो एक क्रिया बन जाता है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण। मूल धातु क्या है? जैसे पढ़ क्या है? मूल धातु। ठीक है, और इसमें जब ना जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? एक क्रिया बन जाती है, जैसे पढ़ना। ठीक है, यहाँ क्या है? मूल धातु हंस, और हंस धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाती है? एक क्रिया, जैसे हंसना। ठीक है, ये ना क्या है? ये एक शब्दांश है और शब्दांश किसे बोलते हैं? एक प्रत्यय को। ठीक है, जब ना क्या है? प्रत्यय या शब्दांश। धातु में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तब क्रिया का निर्माण होता है, जैसे लिख प्लस ना, लिखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यौगिक धातु की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक धातु और क्रिया बनती है। यौगिक धातु और क्रिया। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु के संयोग मतलब मिलकर, 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर यौगिक धातु या क्रिया बनाती हैं। ठीक है, जैसे उठना बैठना, जैसे उठ प्लस ना और बैठ प्लस ना, ये क्या है? ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? यौगिक धातु। ठीक है, जैसे उठना बैठना, रोना धोना, ये दोनों मिलकर यौगिक धातु बना रहे हैं। ठीक है, चलना फिरना। ठीक है, क्या है? यौगिक धातु के उदाहरण। आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर
कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिन क्रिया के अकर्मक क्रिया की क्या है परिभाषा? जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है। जब क्रिया का कार्य होता है तो उसका जो फल है वो स्वयं कर्ता में ही रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक मतलब आ का मतलब है बिना और कर्म को मतलब है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया क्या है? जो बिना कर्म के होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो क्रिया का फल है वो जो कार्य का फल है वो किस पर होता है? स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या से कर सकते हैं? ओके, क्या से कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। बच्चा रो रहा है। ठीक है, अगर जब क्या लगाकर बच्चा क्या रो रहा है, जब कोई आंसर मिले तो वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। पर यहाँ जब हम क्या लगाएंगे बच्चा क्या रो रहा है तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। गीता जोर से हंस रही है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं। लड़का दौड़ता है। संदीप टहलता है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक सा का मतलब साथ और कर्म का मतलब कर्म। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। ठीक है, इसकी परिभाषा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जब कर्ता को छोड़कर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण, रमन पढ़ता है, सोहन पत्र लिखता है। यहाँ भी हम इसकी पहचान भी क्या लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगाकर इसकी पहचान भी कर सकते हैं। जैसे सोहन पत्र लिखता है, सोहन क्या लिखता है तो हमें आंसर मिलेगा पत्र लिखता है। गीता खाना बना रही है। गीता क्या बना रही है? खाना बना रही है। राधा मूर्तियाँ बना रही है। सुमन पानी पी रही है। बच्चा पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, और रमन सेब खाता है। रमन क्या खाता है तो हमें आंसर मिलेगा सेब खाता है। ठीक है, मोहिनी गाना गा रही है। क्या गा रही है? गाना गा रही है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद 2 होते हैं? एक तो एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता है। क्या है कि जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है। ठीक है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। उसके उदाहरण जैसे रमन गेहूं पीसता है। इसमें क्या है? एक ही कर्म, खुद रमन गेहूं पीस रहा है। सोहन झाड़ू लगाता है। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, और हरीश अनार खाता है। इसमें क्या है? एक ही कर्म, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा। जिन सार्थक क्रियाओं से 2 कर्म का बोध होता है। जिस क्रिया से 2 कर्म का बोध होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसकी जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं? किसको, कौन और क्या। किसको, कौन और क्या से इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई, तो राधा ने किसको? श्याम को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। ठीक है, रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा। किसको मारा? श्याम को। किसने मारा? रमन ने। ठीक है, और हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने क्या खरीदा? मकान। किससे खरीदा? मोहन से। ठीक है, ऋषि ने कन्या को वचन दिया। ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया की उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 8। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा।
जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं के मिलने से क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण है वह पेड़ से कूद पड़ा। ठीक है, वह खाने लगा, घंटी बज गई और माँ ने प्रसाद बांट दिया, मोहन सामान ले गया। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण। वह हिंदी बोल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थ। संयुक्त क्रिया के जो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के जो भेद हैं वो कितने हैं? 11। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है आरंभ बोधक। पहला क्या है? आरंभ बोधक। आरंभ बोधक की परिभाषा, इसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आरंभ बोधक में क्या होता है? क्रिया जब शुरू होती है, आरंभ मतलब शुरू होने का बोध होता है। जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा, लक्ष्मण खेलने लगा। ठीक है, जैसे ही क्रिया शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है, उसका बोध होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? समाप्ति बोधक। इसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। इसमें क्या होता है? जो क्रिया समाप्त होती है उसका बोध होता है। उदाहरण क्या है? जैसे छात्र कक्षा में जा चुके, समाप्त हो चुके मतलब पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसे ही कक्षा में गए वैसे ही वो क्रिया क्या हो गई? समाप्त। और राधा खा चुकी, कुछ भी हो वो खा चुकी मतलब समाप्त हो गया है। तीसरा क्या है? अवकाश बोधक। अवकाश बोधक की परिभाषा, जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल अवकाश का बोध होता है। अंतराल मतलब अवकाश का बोध होता है, वहाँ अवकाश बोधक क्रिया होती है। जैसे लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। ठीक है, और सुमन सो ना पाई। युद्ध को इस बार नहीं जीत पाया तो अब अगले युद्ध में जीतेगा, मतलब जब तक के लिए क्या है? अंतराल का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है? अनुमति बोधक। इसमें कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। इसमें क्या होता है? अनुमति बोधक में कि जो कार्य कर रहे हैं उसकी अनुमति का बोध होता है। जैसे राधा को बोल दो चली जाए, अनुमति देना। ठीक है, आज्ञा देना, उसे जाने दो। ठीक है, और पांचवा क्या है? नित्य बोधक। नित्य बोधक मतलब निरंतर। नित्य का क्या मतलब है? कि निरंतर। इसमें कार्य की निरंतरता का बोध होता है। नित्य बोधक में क्या होता है? जो कार्य हो रहा है उसकी निरंतर मतलब कंटिन्यूता का बोध होता है। उदाहरण, हवा चल रही है, हवा चल रही है, नदी बहती है। ये निरंतर होता है कि जो हवा चलती है वो निरंतर चलती है और नदी भी निरंतर बहती है। ठीक है, और छठवा क्या है? आवश्यकता बोधक। इसमें कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। छठवां में जो आवश्यकता बोधक है उसमें कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। उदाहरण है, मोहन इस काम को जरूर करना चाहिए। मोहन इस काम को जरूर करना चाहिए क्योंकि आवश्यकता है उस काम की। मुझे रविवार को भी विद्यालय जाना चाहिए। ठीक है, और सातवां क्या है? निश्चय बोधक। इसमें क्रिया की निश्चयता का बोध होता है। निश्चय बोधक में क्या होता है कि जो क्रिया है उसकी निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण है जैसे तुम देर करोगे तो मैं चला जाऊंगा। ये निश्चित है कि अगर तुम देर करोगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आरती ने कहा कि वह वर्दी हासिल करेगी। निश्चित है कि वह वर्दी हासिल करेगी। ठीक है, आठवां क्या है? इच्छा बोधक। आठवां क्या है? संयुक्त क्रिया के प्रकार में आठवां क्या है? इच्छा बोधक। इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इसमें क्या होता है? जो कार्य कर रहे हैं उसकी इच्छा का बोध होता है। ठीक है, जैसे क्या है? मैं अब सोना चाहती हूँ। इसकी इच्छा है कि मैं अब सोना चाहती हूँ। वह घर जाना चाहती है। ठीक है, और जो नौवां क्या है? इसमें क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। वह पढ़ता रहता है, अभ्यास करता रहता है मतलब पढ़ता रहता है तो उसका अभ्यास हो रहा है। वह खेलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां है शक्ति बोधक। इसमें क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है। इसमें क्या होता है? जो क्रिया कर रहे हैं उसकी शक्ति के भाव का बोध होता है। ठीक है, सीता बर्तन धो रही है, गीता चल रही है।
ठीक है। चलिए 11वां क्या है, पुनरुक्ति बोधक। पुनरुक्ति मतलब समान ध्वनि का बोध होता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार। पुनरुक्ति बोधक, इसमें समान ध्वनि का बोध होता है। पुनरुक्ति में क्या होता है, जो समान ध्वनि का बोध होता है। जैसे रमेश पढ़ाई लिखाई करता है, सुमन विद्यालय आया जाया करती है। क्या हो रहा है, आया जाया मतलब पुनरुक्ति हो रही है। पढ़ाई लिखाई, इसमें भी पुनरुक्ति हो रही है। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। क्रिया के जो अर्थ के आधार पर प्रकार थे, वो उसका दूसरा क्या है, नाम धातु क्रिया। ठीक है। नाम धातु क्रिया की परिभाषा, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया कौन कौन सी होती हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ठीक है। उदाहरण है संज्ञा से नाम धातु। उदाहरण क्या है, लाठी से लठयाना, हाथ से हथयाना, बात से बतयाना। ये क्या है, बात, हाथ और लाठी एक संज्ञा है। जैसे क्रिया बनाई लठयाना, हथयाना और बतयाना। निराश होना, पतन करना, दुखी रहना और लाठी मारना, ये भी इसी में आते हैं संज्ञा वाले में। ठीक है। जैसे सर्वनाम से नाम धातु, अपना क्या है, एक सर्वनाम, और इससे जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, अपनाना। चिकना क्या है, सर्वनाम, चिकना से चिकनाना। लोभ से लुभाना और गर्म से गरमाना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो कर्ता है वो स्वयं कार्य को नहीं करता है और दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के क्या होते हैं, दो कर्ता होते हैं। पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। ठीक है। प्रेरक कर्ता में क्या है, प्रेरणा प्रदान करने वाला। प्रेरक कर्ता क्या है, जो प्रेरणा प्रदान करता है, और प्रेरित कर्ता क्या है, प्रेरणा देने वाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने होते हैं, दो। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य करता है। ठीक है। वह कार्य करने की प्रेरणा देता है, स्वयं सम्मिलित होता है और कार्य करने की प्रेरणा भी देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। वह सबको भजन सुनाता है। वह कौन है, कर्ता, और सबको क्या सुना रहा है, भजन। सुरेश बच्चों को रुलाता है। रवि सभी को भाषण सुनाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता कुछ भी कार्य हो वो काम स्वयं नहीं करके केवल दूसरों को प्रेरणा देता है, वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है। यहाँ कर्ता कौन है, मालकिन, जो स्वयं न कार्य करके नौकरानी से करवा रही है। मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती है। सुमन सुनीता से पत्र लिखवाती है। हम मजदूरों से काम करवाते हैं। ठीक है। रवि रोशनी से खाना बनवाता है। ठीक है। यहाँ करता है रवि, जो खाना किससे बनवा रहा है, रोशनी से। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, जो अगली क्लास हमारी रहेगी क्रिया की ही। ठीक है। और इस क्लास को आप लोग रिवीजन करके आना कल की क्लास में। ठीक है। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। राधे राधे।